हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 21वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 20 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। 4 दिन ऐसे ही बीत चुके थे। एक तरफ जहां सारों और सांभवी खिटखिट जारी थी, तो वहीं दूसरी तरफ एनी के घर पर माहौल सही नहीं था। उसके केस को हैंडल करने वाली पुलिस टीम को अब तक उन लोगों का कुछ पता नहीं चला था। यही वजह थी कि उन्होंने केस को बंद करने का निर्णय ले लिया था। इस बारे में ही बात करने के लिए उन्होंने उसके मम्मी पापा को पुलिस स्टेशन बुलाया था। वहीं अनिमेष परेशान था कि वो क्या करे जिससे उसे मास्क मैन का कोई डर ना रहे, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसकी फैमिली उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फिक्र भी करने लगी थी। यही वजह थी कि वो लोग उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गए थे, लेकिन जब उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी तो इलाज किस बात का होता। उसने एक सेशन ले लिया था और उसे आगे भी कुछ सेशन लेने के लिए बोला था उन्होंने, जिसे एनी ने मान लिया था, या कहे उसे मानना ही पड़ा था, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके मॉम डैड उसे ज़रूर उसके पास लेकर जाते, इसीलिए उसने भी डिसाइड किया कि वो उन लोगों के सामने मास्क मैन की कोई बात नहीं करेगा, जिससे कि उन्हें लगे कि वो ठीक हो चुका है और उसे ज़्यादा दिन साइकियाट्रिस्ट के पास न जाना पड़े। इन सब में उसने शांभवी को भी कोई मैसेज नहीं किए थे। इसका कारण ये भी था कि एक तरफ से उसे मास्क मैन से डर भी लग रहा था, दूसरा वो परेशान भी काफ़ी था, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। हालांकि शांभवी उसके कॉल या मैसेज न आने की वजह से काफ़ी खुश थी। उसे लगना लगा था कि शायद एनी उसे परेशान ही कर रहा था, ऐसा कुछ करने की हिम्मत शायद उसमें नहीं है, और ये सोचकर वो राहत में थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसका क्रेडिट तो उसके एक अजनबी मददगार यानी मास्क मैन को जाता है। शाम होने वाली थी, सूरज नारंगी रंग में चमकने लगा था। तारा अपनी बालकनी में अकेला बैठा हुआ था। वो काफ़ी परेशान था क्योंकि अब तक वो अनिमेष का कोई इलाज नहीं कर पाया था। हालांकि ये उसके लिए राहत की बात थी कि वो कॉलेज नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो निश्चिंत नहीं हो सकता था, क्योंकि अभी भी शांभवी से रिलेटेड सब कुछ उसके पास था और वो कभी भी उसे धमकाकर परेशान कर सकता था। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके रूम में आरव भागता हुआ आया। ब्रो ब्रो हाँ आरव, बोलो क्या हुआ। सारव तुरंत रूम में आ गया। वो आपसे कोई मिलने के लिए आया हुआ है, आरव ने बताया। कौन? आप खुद ही चलकर देख लो, उसने कहा। ओके चलो। सारव उसके साथ रूम से बाहर आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे कौन मिलने के लिए आया होगा। खैर ये तो उसे नीचे जाकर ही पता चलने वाला था। सीढ़ियों से उतरते हुए उसने देखा कि उसकी उम्र का ही कोई लड़का बैठा हुआ था, उसकी माँ से बात कर रहा था और उसकी पीठ सारव की तरफ थी। यही वजह थी कि उसे पता नहीं चल पा रहा था कि वो कौन है। तभी उसकी माँ ने इशारा किया तो वो सारव की ओर पलटा। अर्चित, तू यहाँ कैसे? उसे देखते ही सारव के चेहरे पर खुशी आ गई। वो लगभग भागते हुए आया। तब तक अर्चित भी खड़ा होकर उसकी तरफ बढ़ा। दोनों ने एक दूसरे को कसकर हक कर लिया। अर्चित कॉलेज में उसका सबसे अच्छा दोस्त था, पर फिर बाद में अपना अपना करियर बनाने के चक्कर में दोनों मिल ही नहीं पाए, और आज अचानक से उसे देखकर सारव के चेहरे पर भी खुशी आ गई थी। एक पल के लिए वो सारी परेशानियां भूल गया था। तो यहाँ कैसे? सारव ने उससे अलग होते हुए पूछा। साले, तू कोई खोज खबर रखेगा तब तो पता चलेगा ना, पता नहीं कौन सी दुनिया में गुम रहता है। उसने मुंह बना लिया। अबे तू अब ये लड़कियों की तरह नखरे ना कर और जल्दी बता, सारव उसके साथ सोफे पर बैठते हुए बोला। तुझे कैसे पता लड़कियां क्या करती है? तू तो उनसे 25 कदम दूर ही रहता था ना, मेरे बैरागी भाई। अरे अर्चित भाई, ब्रो अब बैरागी नहीं रहे, आरव मुस्कुराया। क्या सच्ची में तूने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं? ये गलत बात है यार, अर्चित निराश होकर बोला। मैंने कोई शादी नहीं की है। अच्छा, इसका मतलब करने की सोच रहा है? मतलब भाभी तो मिल गई है? वाओ, फिर तो मुझे पक्का तेरी शादी में डांस करना है। आज मेरी यार की शादी है। ये वो खुशी से चिल्ला पड़ा। उसकी बात सुनकर एक बार को तो सारव को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। उसे शांभवी की याद आ गई और वो मुस्कुरा दिया। तू अब तक नहीं सुधरा ना, अभी भी वैसा का वैसा ही है। अब सबकी शादी करवाने का ठेका ले रखा है। अब पंडित जी बनने वाले तो कर्म है नहीं तेरे। तो मैं तो कहता हूँ ना, मैरिज ब्यूरो खोल ले, बढ़िया रहेगा। सबकी शादी करवाने का सपना भी पूरा हो जाएगा, प्लस डांस करने को मिलेगा और मुफ्त का खाना भी। सारव बोला। भाई वाह, क्या आइडिया है। इसीलिए तो तुझ पर इतना प्यार आता है रे। अब तो यही साइड बिजनेस शुरू करूँगा।
और सबसे पहले तेरा घर बसाऊंगा। उसने सारव की तरफ फ्लाइंग किस उछाले। माफ कर भाई, वरना मेरी गृहस्थी खाक हो जाएगी। सारव ने हाथ जोड़ लिए। मतलब तूने सच में भाभी ढूंढ ली है। ओए फोटो दिखाना अपने भाई को, तुझे एक मीठी वाली पप्पी दूंगा। और जितनी प्यारी सी शक्ल बना ली। वैसे वो दिखने में काफी हैंडसम था। घुंघरालू बालों के साथ क्लीन शेव उस पर काफी जच रही थी। उसकी बात सुनकर जहां सारव ने आंखें दिखाई, वहीं उसकी मोम और आरव को हंसी आ गई। अर्चित ब्रो, आपको पता है आप बिल्कुल मेरे जैसे हो, सच्ची। आई लव यू यार। आरव बोला। हाँ, अब गधे तो एक जैसे ही होते हैं ना, सारव बोला। तू भी तो हम गधों का ही भाई है बे। अर्चित हंसने लगा। तब तक राधा उन सबके लिए कॉफी ले आई। अच्छा, अब तू सीरियस होकर बताएगा कि मेरी ब्यूरो वाले काम को तो साइड बिजनेस क्यों बना रहा है? सारव ने हंसते हुए पूछा। खुद हंसते हुए बोल रहा है कि मैं सीरियस होकर जवाब दूं। खैर, ऐसा इसीलिए क्योंकि तेरे भाई की फुल टाइम जॉब लग गई है। अब तेरा भाई अर्चित आनंद नहीं बल्कि पुलिस इंस्पेक्टर अर्चित आनंद है। उसने अपनी कॉलर ऊंची करते हुए कहा। तो सारव को हंसी आ गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, पर मुझे नहीं पता था कि गधे भी इंस्पेक्टर बन सकते हैं। जब गधे प्रोफेसर बन सकते हैं तो इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, वो बोला। तो सारव ने फिर से उसे आंखें दिखाई। वैसे तेरी शादी हो गई है क्या? तुझे तो लड़की ढूंढने का झंझट ही नहीं है। सारव ने कॉफी पीते हुए पूछा। नहीं भाई, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है मेरी। तू सही सही नहीं बताएगा। अच्छा ठीक है, अभी तो नहीं हुई, पर 6 महीने बात कर रहा हूँ। वो मुस्कुराया। अंतरा के साथ ही या? अबे भाई, आगे बोलियो भी मत। मैं दूसरों की भले ही 4-4 शादियां करवा दूंगा, लेकिन मेरी जिंदगी में तो एक ही रहनी है। आगे वो धीरे से बोला। बदकिस्मती है भाई। अबे तू न सुधर जा भाई, हवालात में बंद होने की बजाय बंद करने लगा हूँ। अब इससे ज्यादा क्या सुधरूं मैं? उसने मासूम से शक्ल बनाई। तो सारव ने अपना माथा पकड़ लिया। अच्छा ठीक है मेरे बाप, बस कर और ये बता यहाँ कैसे आना हुआ, और प्लीज सीधा जवाब, कोई बकवास नहीं। भाई का हुक्म पैरों तले, वो बोला। तो सारव ने उसे घुरकर देखा। अच्छा, वो दरअसल तेरे इलाके में ही ट्रांसफर हुआ है मेरा, कल से ही ज्वाइन कर रहा हूँ। सारव की आंखें देखकर वो जल्दी से बोला। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम आते रहना बेटा, हमें भी अच्छा लगेगा। नीलिमा जी मुस्कुराई। जी आंटी, आपको बुरा कैसे लगने दे सकता हूँ, वो हंसते हुए बोला। इधर सारव उसकी बात सुनकर चुप हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रहा हो। दरअसल वो अनिमेष को लेकर सोचने लगा था। उसे लग रहा था कि वो इस मामले में अर्चित की हेल्प ले सकता है। हेलो योगी महाराज, कहाँ? अब किसका ध्यान लगा लिया? तभी अर्चित ने उसके सामने चुटकी बजाई। नहीं, वो कुछ नहीं। अच्छा सुन, मेरे साथ चल, कुछ बात करनी है, सारव ने कहा और खड़ा हो गया। कहाँ? मेरे रूम में। तू चल ना यार, उसने फिर से कहा। तो अर्चित भी खड़ा होकर उसके साथ उसके रूम की तरफ चल दिया। तेरे रूम में अभी भी सबसे ज्यादा किताबें ही है। अर्चित उसके रूम में आकर चारों तरफ देखते हुए बोला। हाँ, अब शौक बदल तो नहीं जाते ना, पढ़ना मुझे उतना ही पसंद है। सारव मुस्कुराया। सही है, भाभी को बोल दूंगा तुझे गिफ्ट में किताबें ही दे। वो हंसा, लेकिन सारव गंभीर हो गया। वो रूम का डोर बंद करने लगा। क्या हुआ? तू दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? कोई सीरियस मैटर है क्या? अर्चित के चेहरे पर भी संजीदगी आ गई। इधर आ जाओ, फिर बात करते हैं, उसने इशारा किया, जिसके बाद दोनों बालकनी में आ गए। वहां आकर सारव खामोश होकर खड़ा हो गया। वो सामने आसमान को तकने लगा। ये देखकर अर्चित भी समझ गया कि कोई तो बात है। वो अपने दोस्त को अच्छे से जानता था कि वो जब भी किसी गंभीर मुद्दे के बारे में सोचता या उसे बात करनी होती तो वो ऐसे ही शांत हो जाता। ऐसा करके वो खुद को तैयार करता था। जब वो काफी देर तक ऐसे ही चुप रहा तो अर्चित से रहा नहीं गया। उसने पूछ लिया, भाई क्या हुआ? ऐसी भी क्या बात है जो तेरे चेहरे पर इतनी परेशानी है? ऐसा क्या हो गया जो तुझे मुझसे कहने के लिए भी इतना सोचना पड़ रहा है? उसने सारव के कंधे पर हाथ रखा। तो सारव ने खामोशी से उसकी तरफ देखा। दरअसल सारव ने ये सोच रहा था कि उससे हेल्प लेना सही होगा या नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर उसे संभव के बारे में भी सब कुछ बताना पड़ता। यही वजह थी कि वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। बताना यार, क्या हुआ? अर्चित ने फिर से उससे पूछा और उसका चेहरा देखने लगा। अर्चित भी उसे परेशान देखकर गंभीर हो गया था। उसने उससे फिर से पूछा कि आखिर क्या बात है जो वो इतना परेशान है। भाई बोल ना अब, अर्चित ने कहा। भाई कुछ भी बोलने से पहले तुम मुझसे प्रॉमिस कर कि इस बात को सीक्रेट रखेगा। सारव ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। ओके भाई, पर आखिरी बात क्या है? वो दरअसल एक लड़की है और फिलहाल उसका एक्स उसे परेशान कर रहा है। आई मीन ब्लैकमेल।
उसके कुछ वीडियोज एंड पिक्स है उसके पास, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है यार, इसीलिए मुझे तेरी हेल्प चाहिए, सारव ने कहा। तो भाई प्रॉब्लम क्या है? तू उस लड़की को बोल कि वो कंप्लेंट कर दे, उसके बाद हम देख लेंगे क्या करना है। मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा, प्रॉमिस रहा, अर्चित बोला। नहीं यार, तू समझ नहीं रहा, यही तो नहीं कर सकते ना, वरना पहले ही कर देते, क्योंकि वो बंदा यार अजीब सन की इंसान है, और अगर हमने कुछ भी किया तो वो वायरल कर सकता है। जब तक तुम लोगों वो सब वेबसाइट से हटवाओगे तब तक तो क्या से क्या हो जाएगा। चलो उसका भी छोड़ो, पर वो उसके मम्मा पापा को वो सब कुछ सेंड कर सकता है, और ये वो सह नहीं पाएगी। यार उसके मॉम डैड उस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, वो अपनी मम्मी पापा की नज़रों में नहीं गिरना चाहती, और मैं भी उसके बेपर्दा जिस्म पर किसी भी इंसान की नज़रें नहीं पड़ने दे सकता। बोलते हुए उसकी आवाज़ सख्त हो गई। भाभी है? अर्चित ने गौर से उसका चेहरा देखते हुए पूछा। तो सारव ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसकी तरफ देखकर धीरे से गर्दन हिला दी। कह सकता है, वो धीमी सी आवाज़ में बोला। मतलब? यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू तो लड़कियों के बारे में सोचता भी नहीं था, फिर ये कैसे आई? और नेम भी प्लीज, तू पूरी बात बता यार, अर्चित अधीर होकर बोला। तो सारव मुस्कुरा दिया। शांभवी, शांभवी नाम है, वैसे ये फर्स्ट नहीं है, इससे पहले भी एक थी पर ब्रेकअप हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई प्रेम कहानी आखिर कितने दिन तक चलती? वो हल्का सा हंसा। कैसे हुआ? तू तो इतना डिसेंट बंदा है, फिर भी बस हो गया। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी, एक दिन पता चला उसका किसी और के साथ भी। खैर ये इतना मायने नहीं रखता, उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा टूट गया था और इसीलिए मेरी हेल्थ भी बिगड़ गई थी। शांभवी, वैसे ये मेरी स्टूडेंट है। अबे तू तो बड़ा एडवांस निकला। स्टूडेंट के साथ ही उसने बीच में ही टोका। तू चुप कर साले, अपना देख, जब 10वीं क्लास में अपनी टीचर पर ट्राई मार रहा था, तूने खुद बताया था हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं है, मैं सच में उससे प्यार करता हूँ, सारव बोला। हाँ हाँ, तुझ पर तो शक भी नहीं कर सकता मेरे भोले शंकर। अर्चित वहीं पड़ी चेयर पर पसर गया। तुझे बैठने की अकल नहीं आई? सारव उसकी तरफ मुड़ा। अबे तू क्यों मेरी पीटी टीचर बना रहता है? एनी टाइम अनुशासन ही सिखाता है, बस आगे बता ना। तू सुनेगा तभी बताऊंगा ना। खैर तभी शांभवी ने एक दिन मुझे गिरते हुए देखकर संभाला और फिर जबरदस्ती दोस्त बन गई, लेकिन फिर उसके नेचर ने मुझे भी उसका दोस्त बना दिया। उसने मुझे उन सब से बाहर निकालने में काफ़ी हेल्प की। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन इसका बीएफ इस बीच में उसे काफ़ी परेशान करने लगा था। उसकी रिलेशनशिप में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी जो उसने मुझे नहीं बताई। जब मुझे पता चला तो मैंने दूर होने की कोशिश की, लेकिन इस बीच मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ तो कुछ तो स्पेशल है। मैं उससे अलग नहीं हो पा रहा था। बाद में उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसे चीट किया और अपनी उपलब्धि की कहानी खुद चलकर उसे बताई। देन उसने उससे अलग होने की कोशिश की। वो काफ़ी तकलीफ में थी। उसने उससे ब्रेकअप भी ले लिया, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, और सबसे पहले एक दोस्त होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती थी कि मैं उसे संभालूं, और मैंने यही किया। इस बीच शांभवी भी मेरे क्लोज आ गई। उसने तो मुझे प्रपोज भी कर दिया, पर मैंने ही कुछ जवाब नहीं दिया। खैर हम दोनों का तो जो है वो है, आज नहीं तो कल मुझे एक्सेप्ट ही करना है, लेकिन वो लड़का बार बार उसे परेशान कर रहा है, उन सब चीज़ों की धमकी देकर मिलने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। सारव ने सब बताया। तो तूने भाभी को नहीं बताया कि तू प्यार करता है? अभी ये अनिमेश का कोई सोल्यूशन निकले तब तो बताऊं। वो साला मुझ पर ही चिढ़ा हुआ है, मैं उसके साथ आगे बढ़ा तो वो देर नहीं लगाएगा उसे बदनाम करने की। ऐसे गिरे हुए लड़कों को कुछ समझ तो आता है नहीं, चाहे खुद का भी नुकसान हो, लेकिन करेंगे ऐसी ही हरकतें, और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता यार। हाँ यार ये बात तो है। तो अब तू क्या चाहता है मुझसे? वो कंप्लेंट नहीं कर सकती, तू जानता है, इसीलिए जो भी करना है बिना कंप्लेंट के ही करना होगा। मतलब अब तू इलीगल काम करवाएगा मुझसे? खैर कोई नहीं, भाई के लिए ये सब भी सही। वैसे काम तो नेकी है, बस तरीका गलत है, और श्री कृष्ण जी ने भी तो कई बार ऐसा किया है। अर्चित मुस्कुराया। ना तू टेंशन मत ले, तुझे मैं किसी धर्म संकट में नहीं डालने वाला। तू बस अपनी ड्यूटी ही कर, उस हरामजादे को तो मैं अकेला ही देख लूंगा। शेर सोया हुआ है तो जंगल पर अपना राज नहीं समझना चाहिए। मैं अभी चुप हूँ क्योंकि फिलहाल चुप रहना मेरी मजबूरी है, लेकिन सही वक्त आ जाए फिर मैं उसे बताऊंगा जरूर कि उसने किसकी इज्जत नीलाम करने की जरूरत की है। बोलते हुए सारव की मुट्ठियां भीग चुकी थी। तो फिर तू अब क्या चाहता है मुझसे? अर्चित ने पूछा। कॉन्टैक्ट किसका? एक काबिल हैकर का। मैं कोई भी एक्शन लेने से पहले ये चाहता हूँ कि
संभवी से रिलेटेड सारा डेटा उसके पास से क्लियर हो, उसके बाद मैं देख लूँगा। ओके, मैं करवा देता हूँ, पर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी मैंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है यहाँ। पहले तो कल मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी, फिर मुझे यहाँ की सब चीज़ें समझने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। देन मैं अपने सोर्सेज से पता कर पाऊँगा कि कौन इस काम के लिए बेस्ट रहेगा। तो कुछ दिनों के लिए मैनेज कर सकता है क्या उसे? ओके, मैं कुछ दिनों के लिए संभाल लूँगा उसे कैसे भी, सारव ने कहा। ओके फिर ठीक है, पर भाई प्रॉमिस कर उसकी बैंड बजाने से पहले तू मुझे भी इन्फॉर्म करेगा। तुझे पता है ना मैं तबला अच्छा बजाता हूँ, और भाई पुलिस का भी तो थोड़ा हक बनता है ना अपराध खत्म करने में। और मेरे भाई भाभी के साथ पंगा लेकर तो उसने पर्सनल दुश्मनी मोल ले ली है मुझसे। सो ओके, तुझे भी बुला लूँगा। सारो मुस्कुराया। ये हुई ना बात, चल झप्पी पा, मुझे भी अभी निकलना भी होगा। अभी हाँ यार, काफ़ी कुछ मैनेज करना है। ओके ठीक है। फिर सारव ने उसे गले लगा लिया। डोंट वरी, दोनों भाई मिलकर लंका लगाएंगे साले की। उसने सारव की पीठ थपथपाई। रात हो गई थी और सारव काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था क्योंकि अब उसे तसल्ली थी कि जल्द ही वो सब सही कर लेगा और फिर वो शांभवी से अपने दिल की बात भी कह पाएगा। शांभवी से याद आया, यार ये खुशखबरी तो उसे भी मिलनी चाहिए, कॉल करके बताता हूँ। सारव ने सोचा और शांभवी को कॉल लगा दी। हेलो, हाँ क्या कर रही हो? कुछ भी कर रही हूँ। आपको क्या आजकल तुम कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ गई हो? क्या किया है मैंने? वो हल्के से गुस्से में बोली। मुझसे अच्छे से बात नहीं करती, अकड़ दिखाती हो आजकल, सारव ने शिकायत की। आप लायक हैं अच्छे से बात करने के। हाँ बिल्कुल, मैं इतना अच्छा हूँ, तुम्हें प्यार से बात करनी चाहिए। सारव बोला। प्यार माय फुट, मैं आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करती समझे आप। बड़े आए प्यार से बात करो। अच्छा ठीक है मत करो, लेकिन बात तो सुनो मेरी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। क्या मुझे मिलना है तुमसे? वाट, मैंने आपको लास्ट टाइम ही बोला था कि मैं रात में नहीं आने वाली अब से। उसने सीधे तौर पर मना कर दिया। हाँ तो भूल जाओ ना, तुम कौन सा भीष्म पितामह हो कि अपनी बात पर दृढ़ ही रहना है। आ जाओ ना। अच्छा, और किस खुशी में? मैं बुला रहा हूँ ना, इस खुशी में। वो मुस्कुराया। वाह वाह वाह, बड़े आए। मुझे कोई खुशी नहीं होती और मैं तो आपसे प्यार ही नहीं करती, फिर क्यों आऊँ? तुम आओ तो सही, सरप्राइज मिलेगा, सारव ने फिर से कहा। ना ना बिल्कुल नहीं, आप सरप्राइज नहीं सौंप देते हैं, मैं नहीं आ रही। और इस तरह से रात में गर्लफ्रेंड्स आती है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने। हाँ तो मैं हूँ ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड। क्या? वो चौंक गई। हाँ तो अब लड़की तो हूँ नहीं ना, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए यार। हाँ ठीक है, पर मैं नहीं आऊँगी। यार आ जाओ ना प्लीज, मेरा बहुत जोर का मन कर रहा है मिलने का। वो अजीब तरह से बोला। है ये कौन सा तरीका है बुलाने का? जो भी हो, मुझे एक्सपीरियंस थोड़ी ना है कि कैसे बुलाते हैं। आप ना मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए, मैंने कहा ना मैं नहीं आऊँगी। उसने फिर से मना कर दिया। यार मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे, तो अभी कर लीजिए। कॉल पर नहीं कर सकता तो फिर कल कर लीजिएगा, लेकिन मैं अभी अब कहीं नहीं आऊँगी। तुम्हें उस प्यार की कसम जो तुम मुझसे करती हो। मैं कोई प्यार नहीं करती आपसे। तुम मिलने आ जाओ, मैं खुद देख लूँगा करती हो या नहीं। नहीं करती तो तेरी कसम खाकर बोल दो आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। हाँ, बिकॉज इट्स माई हैग, माई लिटिल डॉल, और ये तुमने ही दिया है। आप बहुत बेकार हैं दानव कहीं के। कुछ भी बोलो, आना तो तुम्हें होगा ही। तो फिर मिलते हैं तुम्हारे घर के पीछे वाली गली में। बाय बाय। वो बोला। इस दौरान उसके चेहरे पर हंसी थी। अब आ ही गई हो तो फिर मुंह क्यों फुला रखा है? शारव ने गाड़ी में अपने पास बैठी शांभवी से कहा। तो और क्या करूं, आपने मुझे जबरदस्ती यहाँ बुलाया है। इस बात पर क्या भांगड़ा पाऊं? वो गुस्से से बोली। पा लो, मुझे भी देखने मिल जाएगा कि छिपकलियां हाथ ऊपर कर डांस करते हुए कैसी लगती है। वो हंसा। आप ना मुझसे बात मत कीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जो बोलना हो वो तो बोलूंगी नहीं, और फालतू की बातें चाहिए जितनी करवा लो, उसने बोला और दूसरी तरफ देखने लगी। गर तुम हो शाद, हर सितम हाँ सह लेंगे, बस चाहिए सिर्फ तू, बिन दुनिया के रह लेंगे। हो लाख उफान पर ये कमबख्त समंदर, नाव तो टोहने वाली हो तो लहरें संग बह लेंगे। लाख पाबंदियां हो चाहे मेरे शब्दों पर सनम, सामने तू बैठी रहे तो सब आंखों से ही कह लेंगे। सारो प्यार से उसके चेहरे को देखते हुए बोला। तो सांभवी उसकी ओर मुड़ी। आप वो गाना सुना है? जिहदे तो लिखा कि मैनू सेठ भेज ए जान दी, मैं यारा तेरा जानी, शांभवी ने पूछा। हाँ सुना है, पर अभी ये क्यों सुना रही हो मुझे? सारव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि मिस्टर सारव आहूजा जी, फिलहाल आप भी यही कर रहे हैं। उसने आंखें तरेरी। मतलब ये कि मुझे ये RKS गुरु जी की नज्म सुनाकर इम्प्रेस करना बंद कीजिए। हैं, तुम्हें पता है ये RKS गुरु की नज्म है?
हाँ, मैंने पढ़ी है, उनकी स्टोरीज भी पढ़ी है मैंने प्रतिलिपि पर, इसलिए खुद की लिखी सुनाइए तो कुछ बात बने। अरे, मैं गुरु भाई को बोलकर स्पेशली लिखवा लूँगा, पर तुम समझते क्या हो मुझे? उसने अपनी कॉलर सही करते हुए कहा। खुद तो होने से रहा। उसने मुँह बना लिया। तो यार, हर इंसान का टैलेंट अलग होता है ना। गुरु भाई का टैलेंट राइटिंग है और मैं तेरी जैसी आधे दिमाग वाली को झेलता हूँ, ये मेरा टैलेंट है, उसने कहा। तो संभवी ने फिर से आंखें दिखाई। आपको यही बकवास करनी है ना? नहीं, वो एक्चुअली एक जरूरी बात थी, आई मीन खुशखबरी। वो थोड़ा संजीदा होकर बोला। क्या? वो दरअसल मेरा एक दोस्त आज मुझसे मिलने आया था, पुलिस इंस्पेक्टर है। मैंने उससे बात की है, अब एनी का इलाज हो जाएगा जल्दी ही और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हारा नाम भी कहीं नहीं आएगा, सारा डेटा भी क्लियर हो जाएगा, इसीलिए अब तुम किसी चीज़ की टेंशन मत लेना और डरने की ज़रूरत भी नहीं है। वो बोला। आप प्लीज कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना जिससे आपको कोई दिक्कत हो। शांभवी ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा। उसकी आवाज़ में सारों के लिए फिक्र साफ झलक रही थी। यही वजह थी कि उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसी वैसी हरकत तो तुम्हारा मतलब समझने के बाद भी उसने पूछा। मतलब प्लीज आप मारपीट मत करना या कुछ भी ऐसा जिसके ऊपर आप कोई लीगल एक्शन लिया जा सके, वो धीरे से बोली। वो मेरी परेशानी है, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा मुझे उसके साथ क्या करना है। एक एक चीज मुझे अच्छे से याद है, सजा तो उसे जरूर मिलेगी, उसने दांत पीसते हुए कहा। संभवी भी उसके इरादे समझ रही थी। प्लीज ना, आप क्यों बेवजह, तुम हर चीज में आना बंद कर दो, मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ कुछ भी करूँ। क्या आपकी मर्जी? मुझे तो फिक्र होती है ना, तो करते रहो, पर इस मामले में मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला, समझी? और प्लीज अभी इस टाइम, इसीलिए तुम अभी से ज़्यादा मत सोचने लग जाओ। आप प्रॉमिस कीजिए कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा, आपको सोचना भी मत, मैं कोई कसम वसम भी नहीं मानने वाला, सारव ने शक्ति से कहा। तो वो चुप हो गई। अच्छा, आप जाओ, बहुत देर हो गई है, और प्लीज यार ऐसी शक्ल मत बनाओ, मुझे नहीं होगा कुछ। पक्का? हाँ पक्का, ओके मैं जाती हूँ, कहकर वो बाहर निकल गई। वहीं सारा उसे जाते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद उसने गाड़ी स्टार्ट की और वापस चला गया। दूसरी तरफ संभवी परेशान थी कि क्या वाकई सारा उसकी बात मानेगा और कुछ भी गलत नहीं करेगा। उसके चेहरे को देखकर उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। खैर, वो क्या करने वाला था ये तो वक्त ही बताने वाला था। उसके मन में ये भी सवाल था कि उसका दोस्त क्या वाकई एनी के पास से उसका डेटा डिलीट करवा पाएगा। सारा को अर्चित से मिले करीब एक सप्ताह बीत चुका था, लेकिन अभी तक अर्चित की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। यही वजह थी कि वो तड़प परेशान था, लेकिन उसे अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था कि वो अपना काम जरूर कर देगा। फिलहाल एनी की तरफ से भी शांभवी को कोई मैसेज या कॉल नहीं आई थी, इसलिए वो थोड़ी राहत में भी था। पर फिर भी वो यही चाहता था कि जितना जल्दी हो सके वो इस मसले को ख़त्म कर दे और शांभवी से अपने दिल की बात कह दे। संभवी यार, पता नहीं कब वो वक्त आएगा जब मैं तुम्हें मेरे एहसास बता पाऊंगा, तुम्हें पूरे हक से अपनी बाहों में भर पाऊंगा। आजकल तुम्हारी नज़दीकी मुझे और भी ज़्यादा तड़पाने लगी है और तुम भी कम नहीं हो। तुम जानबूझकर मुझे परेशान करने लगी हो। तुम्हें क्यों मेरे इतने करीब आती जा रही हो? एक पल के लिए भी तुम्हारा ख्याल मेरे दिमाग से नहीं जाता। ऐसा लगता है एक शांभवी नाम की बड़ी सी चादर है जिसमें मैं उलझा रहता हूँ, बाहर निकल ही नहीं पाता। तुम्हें पता है आजकल तो सपने भी अजीब से आने लगते हैं। हर रोज तुम होती हो अपने ही रूम में, अजीब सा लगता है, ऐसे लगता है मानो कहीं कोई तो कमी है और वो कमी तुम्हारी ही है। हाँ, एक बस तुम्हारी ही कमी है यहाँ। रात में सोते वक्त भी मन करता है तुम्हें गले लगाकर सोऊं, सुबह उठता है तो जी चाहता है कि जब आंखें खोलूं तो तुम्हारे अलसाया चेहरा ही नजर आए, लेकिन अब ऐसा नहीं होता तो अच्छा नहीं लगता। तुम आ जाओ ना हमेशा के लिए मेरे पास, अब बस अकेले रहने का मन नहीं करता। खुद में एक अधूरापन सा लगता है जिसे सिर्फ तुम पूरा कर सकती हो, सिर्फ तुम। आई रियली लव यू माई प्रिंसेस। सारा अपने फ़ोन में शांभवी की तस्वीर देखते हुए बोल रहा था। तभी उसकी नज़र ऊपर टाइम पर गई। ओह गॉड, इतनी देर हो गई। शांभवी यार, अब तो तुम लेट करवाने लगी हो, इसीलिए बोल रहा हूँ आ जाओ, जिससे मेरे सारे काम टाइम पर से हो। अब देखो, मुझे जल्दी से तैयार होना होगा, अदरवाइज लेट हो जाऊंगा। वो अपनी शर्ट पहनते हुए ऐसे बोला जैसे शांभवी उसकी बात सुन रही हो। जहाँ वो शांभवी के ख्यालों में ही गुम था, वहीं दूसरी तरफ अनिमेश के रूम में वो भी आज तैयार खड़ा था। क्या हुआ भाई, अब क्यों मुंह बना रखा है? उसके दोस्त विकास ने पूछा। यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कॉलेज जाने का। वो मास्क मैन वहाँ भी आ जाएगा, देखना। तो वो बिस्तर पर से बैठ गया।
भाई देख, तू ज़्यादा सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए तो मैं तुझे लेने आ गया। तू टेंशन ना ले, लेकिन अगर तू कॉलेज ना जाने की बजाय यहीं इसी कमरे में बंद रहेगा तो ऐसी उल्टी-सीधी चीज़ें तो आएगी ना ही दिमाग में। तूने वो नहीं सुना, क्या कहते हैं, हाँ, खाली दिमाग शैतान का घर। तू अकेले ही अपने में खोया रहता है, इसीलिए तेरे दिमाग में शैतान यानी वो मास्क मैन घर कर गया है। इसीलिए तुझे वो कभी तेरे घर में नज़र आता है तो कभी तेरी गली में, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जल्दी चल वरना लेट हो जाएंगे। उसके दोस्त ने उसे समझाया तो एनी न चाहते हुए भी उसके साथ चल दिया। सारा आज लेट हो गया था, यही वजह थी कि शांभवी उसके इंतजार में परेशान हुए जा रही थी कि तभी उसे क्लास में एंटर करता हुआ एनी नजर आया। वो देखने में काफ़ी कमज़ोर लग रहा था, उसकी आंखों के नीचे भी हल्के गहरे गड्ढे पड़ने लगे थे। ये आज यहाँ अचानक शांभवी चौंक गई, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई थी। उसे अनिमेष को वहाँ देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं एनी अपने दोस्त के साथ चुपचाप आकर अपनी जगह पर बैठ गया। वो काफ़ी परेशान लग रहा था। ओ गॉड, ये कहाँ रह गए आज, जिसका इंतजार है उनका अता पता नहीं है और ये आ गया। सारे के सारे मूड की ऐसी की तैसी हो गई, और अब अगर इसने कुछ बोलकर मेरा दिमाग खराब किया तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, शांभवी अपने मन में बोली कि तभी उसे दरवाजे पर से तेज कदमों में आता हुआ सारव नजर आया। उसे देखकर शांभवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब उसे एनी के होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। सारव अटेंडेंस लेने के लिए खड़ा हुआ कि तभी उसकी भी नज़र एनिमेस पर चली गई। उसने एक पल के लिए उसे देखा और फिर शांभवी की तरफ। एनी भी सारव को ही देख रहा था। उसे शांभवी की तरफ देखता पाकर उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। एक ही पल में क्लास का माहौल तनाव भरा हो गया था। सारव ने एनी को घुरकर देखा और फिर उसे इग्नोर करके अटेंडेंस लेने लगा। ओके तो स्टूडेंट, कल हम किस टॉपिक पर बात कर रहे थे? कुछ देर बाद सारव ने क्लास की तरफ देखकर कहा, सर आप हमें स्लिप्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बताने वाले थे। एक लड़का बोला, ओह हाँ, तो आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे स्लिप्ड पर्सनैलिटी के बारे में। स्प्लिट पर्सनैलिटी या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी दोहरा व्यक्तित्व है, वो समझा रहा था। ये एक ऐसा मानसिक विकार है जिसमें हम व्यक्ति के असल व्यक्तित्व को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति में दो या दो से अधिक विशिष्ट पर्सनैलिटीज हो सकती है। जी हाँ, हम सभी के भीतर एक नहीं बल्कि कई व्यक्ति सांस लेते हैं। दरअसल ये कोई इंसान नहीं बल्कि हमारी भावनाएं होती है। मतलब हर भावनाओं को एक रूप दे दिया जाए तो एक साथ एक इंसान में कई चेहरे। एक बात बताता हूँ, मैंने सबसे पहले बचपन में इसके विषय में एक कहानी पढ़ी थी जिस पर शायद एक फिल्म भी आ चुकी है। उसमें होता क्या है, एक साइंटिस्ट था, काफ़ी सम्मान्य व्यक्ति था, लोग उसे काफ़ी अच्छा मानते थे और वो था भी। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि हम सबके भीतर ही कहीं ना कहीं कुछ तो बुरी चीज़ें होती हैं, यानी बुरी भावनाएं, जैसे गुस्सा, नफरत वगैरह। हम क्या करते हैं, अक्सर इन भावनाओं को दबाने का प्रयास करते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इससे वो भावनाएं खत्म नहीं होती बल्कि भीतर ही दबी रहती है, जो कई बार उग्र रूप से बाहर आती है और बहुत से ऐसे काम करवाती है जो हमारे उस हमेशा वाले रूप के लिए सोचना भी मुश्किल होता है। डॉक्टर इसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का नाम देते हैं। हाँ, तो वो साइंटिस्ट भी ऐसे ही थे। उनके भीतर भी कुछ ऐसी भावनाएं थी जिन्हें वो अपनी इमेज को अच्छा बनाए रखने के लिए सबके सामने व्यक्त नहीं कर पाते थे, और वो भावनाएं भीतर ही भीतर उन्हें परेशान करने लगी। फिर इसी से शुरू हुई उनकी अनोखी खोज, अपने एक ऐसे रूप को बनाने की प्रक्रिया जिसमें उनकी अच्छी भावनाएं नहीं बल्कि वो बुरी भावनाएं ही होती थी, जिन्हें वो बिना समाज के बारे में सोचे स्वतंत्रता से व्यक्त कर पाए। बहुत सालों तक कोशिश करने के बाद आखिरकार उन्होंने एक ऐसी दवाई बना ली जिसको लेने के बाद उनका चेहरा और उनका पूरा शरीर एक ऐसे रूप में आ जाता जो अंदर से ही नहीं बल्कि देखने में भी काफ़ी भयावह था, और एक बार कोई देखे तो शरीर में झुरझुरी दौड़ आए। अब उन्होंने अपने उस रूप के माध्यम से अपनी वो सभी दबी भावनाएं निकालनी शुरू कर दी, यानी गुस्सा करना, मारपीट करना, क्योंकि इस रूप में उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था और वो अपना बुरा चेहरा सबके सामने ला सकते थे। उन्हें अपनी इमेज के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लोगों की नज़र में तो ये वो साइंटिस्ट नहीं बल्कि कोई और ही कर रहा था। उसके दूसरे रूप के ये सब करने के बावजूद उनकी इमेज एकदम साफ थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वो नया इंसान कौन था और कहाँ से आया। कुछ दिन तक तो वो यही सब सही रहा। वो डॉक्टर जब तक दूसरी दवाई लेते तो वो अपने रूप में वापस आ जाते, लेकिन धीरे धीरे
उनका दूसरा बुरा रूप यानी उनका बुरा व्यक्तित्व उनके पहले रूप यानी अच्छे व्यक्तित्व पर हावी होने लगा। अब वो रूप हत्याएं तक करने लगा, क्योंकि जो कुछ हुआ था यानी ये खोज प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। खैर, ये तो कहानी की बात, लेकिन असल में जब हमारी दबी हुई बुरी भावनाएं हमारी अच्छी भावनाओं पर हावी हो जाती है, तो वो भी अनियंत्रित होकर बहुत उग्र रूप से बाहर आती है और हम बिना अच्छा बुरा सोचे बहुत सी गलत चीजें करते हैं, लाइक मारपीट, किसी को चोट पहुंचाना। और यही होता है स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी एक ही इंसान के दो अलग अलग चेहरे, जिनमें से एक बहुत अच्छा हो सकता है और दूसरा इतना बुरा कि किसी की जान लेने से भी ना हिचके। सारा उन्हें बता रहा था। पूरी क्लास उसकी बात को ध्यान से सुन रही थी। वहीं ये सब सुनकर अनिमेश के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। उसके चेहरे पर अब घबराहट नजर आ रही थी। सर, क्या वाकई दूसरा रूप यानी दूसरी पर्सनैलिटी इतनी भयावह हो सकती है? एक लड़की ने पूछा। नहीं, हमेशा नहीं। ये टीवी सीरियल्स और फिल्मों में इस डिसऑर्डर में दूसरी पर्सनैलिटी को किसी राक्षस के जैसे दिखाया, जो कि सही नहीं है। दरअसल ये हमारी अव्यक्त भावनाएं होती है। जैसे कई बार हमारे साथ बचपन में कुछ बुरा हुआ हो, हम किसी ट्रॉमे से गुजरे हो, हमारी फैमिली का माहौल सही ना हो, हमारे साथ कोई सेक्सुअल शोषण होता है और हम उस टाइम उस चीज़ का विरोध नहीं कर पाते और यही बात हमें परेशान करती है। यानी वो इंसान अपने उस व्यक्तित्व से खुश नहीं होता, उसे अपना कमजोर रूप मानता है। इसीलिए वो अपने आसपास एक भ्रम जाल बुन लेता है, जिसमें वो खुश रहने की कोशिश करता है, वो सब करने की कोशिश करता है जो वो उस टाइम नहीं कर पाता। वो बस खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, या कहे दूसरी पर्सनैलिटी को वो प्रतिरक्षात्मक रूप से यूज करता है। इसीलिए ये हमेशा हिंसक नहीं होते। बस कई बार जब ये भावनाएं असंतुलित हो जाती है, तब इससे पीड़ित लोग अपनी गलती के लिए दूसरों को दोषी मानने लगते हैं और हिंसक हो जाते हैं। एक बात और जो लोग मानते हैं पर सच नहीं है, वो ये है कि इसमें किसी एक पर्सनैलिटी द्वारा की गई चीज़ें दूसरी पर्सनैलिटी को याद नहीं रहती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बहुत सी चीज़ें धुंधले तौर पर और पूरी तरह से याद रह जाती है। तो ये एक मिथ्य ही है। वैसे छोटे तौर पर इसकी बात करें तो इस डिसऑर्डर से हम सभी पीड़ित हैं। कैसे बताता हूँ, उसने कहा और व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से एक चेहरा बनाने लगा। हमें इसे दिखाना चाहते हैं, यानी अच्छे लोग हमारे बारे में अच्छा बोले, अच्छा सोचे, हमारा सम्मान करे, भले ही हमारे भीतर कितनी भी गंदगी भरी हो, हम बाहर से साफ रहना चाहते हैं। और इसीलिए हम हमारे उस बुरे रूप को इस अच्छे चेहरे के पीछे छिपाते हैं, यानी एक मुखौटा पहनते हैं, मास्क, एक अच्छे इंसान का मुखौटा। जबकि भीतर से हम किसी का बुरा करना चाहते हैं, किसी को मारना चाहते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इस चेहरे पर दाग न आए, इसीलिए हम उसे भीतर दबाते हैं। लेकिन कई बार हम नहीं दबा पाते और कहीं अकेले में या रात के अंधेरे में मुखौटे के पीछे छिपा चेहरा नजर आता है, जो वो सारे गलत काम करता है, यानी कि एक और मास्क, बुरे चेहरे वाला मास्क। कहते हुए उसने उस चेहरे के ऊपर एक डरावना मास्क ड्रॉ कर दिया। कई बार कुछ चीज़ें हमारे सामने ऐसी होती है जिन पर हमें गुस्सा आता है, जिन पर हम हिंसक होना चाहते हैं पर हो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। हम गुस्सा करेंगे तो हमारी इमेज खराब होगी, मारपीट करेंगे तो लोग हमें बुरा समझेंगे। हम वो नहीं कर पाते जो करना चाहते हैं, हम चिल्ला नहीं पाते, गुस्सा नहीं कर पाते, इस वजह से हमें बेचैनी होती है। फिर इन भावनाओं को बाहर निकालने के लिए हम कोई तरीका सोचते हैं। जैसे कुछ लोग अकेले में चीज़ों पर अपना गुस्सा निकालते हैं, लेकिन कई बार जब हम कुछ गलत देखते हैं तो उसका बदला लेने के लिए हम उसे सज़ा देना चाहते हैं। हम अपने चेहरे पर एक मास्क पहनते हैं और अपने बुरे रूप को बाहर लाते हैं। वो बोल रहा था। इधर उसकी बातें और व्हाइट बोर्ड पर बने उस डरावने मास्क को देखकर एनी की हालत खराब होने लगी। उसे वो सब याद आने लगा जो मास्क मैन ने किया था। उसने भी तो उसकी जान लेने की कोशिश की थी। मतलब वो भी किसी का दूसरा व्यक्तित्व था, किसी का बुरा रूप जो रात के अंधेरे में बाहर आता है। वो सब करता है जो शायद उजाले में या सबके सामने नहीं कर पाता। जैसे उसने ये सब सोचा, उसके हाथ पांव कांपने लगे। नहीं नहीं, बंद करो इसे, ये मास्क हटाओ, वो जोर से चीखा। पूरी क्लास उसकी आवाज़ से चौंक गई। सब उसकी तरफ मुड़ गए। अनिमेश, क्या हुआ? तुम चीख क्यों रहे हो? व्हाट हैपेंड? सारा उसके पास आया। नहीं, मेरे पास मत आना। तुमने मास्क पहन रखा है, तुम सबने मास्क पहन रखा है। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, पर नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दूर हटो। मास्क मैन, तुम सब मास्क मैन हो। वो खड़ा होकर चिल्लाने लगा और पीछे हटने लगा। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिमेश को क्या हो गया है।
सारव, शांभवी, अलका, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे सब भौचक्के से एनी को देख रहे थे। वो एकदम से पागलों की तरह हरकतें करने लगा था। एनी, एनी भाई शांत हो जा, कुछ नहीं है। उसका दोस्त विकास उसे शांत करवाने के लिए आगे बढ़ा। विकास, मैंने तुझे बोला था ना, वो आ जाएगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मारना चाहता है, वो घबराते हुए बोला। कौन मारना चाहता है तुम्हें? क्या हुआ? आर यू ओके? किसकी बात कर रहे हो तुम? सारव फिर से उसकी तरफ बढ़ा। मास्कमैन, मास्कमैन मार देगा, दूर हटो, एनी चीखा और उसने सारव को जोर से धक्का दे दिया। सारव की चीख निकल गई क्योंकि उसका सिर जोर से सीट के कोने से टकरा गया था। सारव सर, शांभवी चिल्लाई और उसकी तरफ बढ़ी। इधर एनी तुरंत क्लासरूम से बाहर भाग गया। एनी उसके पीछे ही उसका दोस्त भी भागा। सारव सर, सर आप ठीक है? शांभवी उसके पास पहुंची। बाकी स्टूडेंट ने भी उसे घेर लिया। उसने अपने सिर को हथेली से दबा रखा था। उसकी आंखें दर्द से बंद हो गई थी। सर, सिर से तो खून निकल रहा है, एक लड़की बोली। अरे कोई जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, शांभवी चिल्लाई तो एक लड़का तेजी से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया था। बगल के क्लासेज के स्टूडेंट और प्रोफेसर भी वहां आ गए थे। कुछ ही देर में उन लोगों ने सारव की चोट पर पट्टी कर दी। सारव आप ठीक है? दूसरे प्रोफेसर ने पूछा। जी सर, आई एम ओके, सारव बोला। उसने एक नज़र शांभवी की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने आंखों ही आंखों में उससे अपने ठीक होने का और टेंशन न लेने को कहा। क्या हुआ था एनी को? उन्होंने फिर पूछा। आई डोंट नो सर, एक्चुअली मैं तो पढ़ा रहा था, आज का टॉपिक स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का था, तो उसी के बारे में बता रहा था। तभी अचानक ही एनी चिल्लाने लगा। सारव ने बताया। जी सर, वो कुछ मास्कमैन मास्कमैन बोल रहा था, अजीब तरह से पागलों की तरह चिल्ला रहा था। जब सर उसकी तरफ पूछने के लिए बढ़े तो उसने इन्हें धक्का दे दिया और बाहर भाग गया, एक लड़के ने बताया। इसे अचानक ये सब, कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रोफेसर बोले। पता नहीं सर क्या हुआ है उसे, पर उसका बिहेवियर नॉर्मल तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। मुझे लगता है एनी की फैमिली से बात करनी होगी कि आखिर क्या बात है। पिछले कुछ 10-12 दिनों से वो कॉलेज में नहीं आ रहा था। सारव भी कुछ सोचते हुए बोला। उनमें से किसी को भी एनी का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। कुछ देर बाद शांभवी अकेले खड़ी हुई थी। इस वक्त उसके ही क्या कॉलेज में लगभग सभी के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि आखिर अनिमेष को अचानक से क्या हो गया था। वो भी इस वक्त यही सोच रही थी कि वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा था। नहीं, उसे उसकी कोई फिक्र नहीं थी, बल्कि वो खुश थी कि कम से कम अब एनी को भी सजा मिल रही थी। पर फिर भी वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उसे ऐसा क्या हो गया जो वो ऐसे रिएक्ट करने लगा। किसी को भी उसके पिछले 12 दिनों की कोई खबर मालूम नहीं थी। जिसे मालूम थी यानी विकास, वो तो उसके पीछे ही चला गया था। सभी उसके बारे में ही सोच रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। वहीं सारव और बाकी के प्रोफेसर्स प्रिंसिपल ऑफिस में गए हुए थे, क्योंकि बात वहां तक पहुंच गई थी और सबको जवाब सारव को ही देना था, क्योंकि ये घटना उसी की क्लास में उसी के सामने हुई थी। ये एनी का बच्चा कमीना खुद का तो पता नहीं कैसी हरकतें कर रहा है, कुछ होश तो है नहीं, लेकिन बेवजह सर को धक्का दे दिया। उन्हें कितनी चोट लग गई, कितना खून निकल रहा था। अगर कभी मौका मिला तो इस तरह उन्हें चोट पहुंचाने के लिए उसे कस के 2 थप्पड़ जरूर लगाऊंगी मैं। आज ही कॉलेज आया है और इतना बड़ा स्यापा कर दिया। ये भी अभी तक मीटिंग से बाहर नहीं आए, मुझे बात करनी थी। पता नहीं कितना दर्द हो रहा होगा, शांभवी परेशान होकर बुदबुदाई। उसने एक नज़र प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ देखा और फिर अपना फ़ोन निकाल लिया। हेलो, कितनी देर में बाहर आएंगे आप? मुझे बात करनी है आपसे, प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा। उसने सारव को मैसेज कर दिया और उसके मैसेज का इंतज़ार करने लगी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।